हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे लुकिंग फॉर अ ग्रास ऑन अ स्विंग, रिटन बाय ए रामानुजन। ओके, सबसे पहले तो हम पोएम पढ़ेंगे। When she was 4 or 5, she sat on a village swing, and her cousin 6 or 7 sat himself against her. With every lunge of the swing, she felt him in the lunging pits of her feeling. And afterwards we climbed a tree, she said. Not very tall, but full of leaves, like those of a fig tree. And we were very innocent about it. Now she looks for the swing in cities with 15 suburbs and tries to be innocent about it. Not only on the crotch of a tree that looked as if it would burst, under every leaf into a brood of scarlet figs, if someone suddenly sneezed. Now let us start its explanation. This poem is from Striders, जो 1966 में लिखी गई थी। स्ट्राइडर्स जो है ना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं बाय ए रामानुजन। रामानुजन्स फर्स्ट एंड बेस्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ये। Throughout this collection, questions of memory and identity predominates. Memory और identity दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसमें उजागर किए गए हैं। द पोइट रिमेंबर्स इवेंट्स फ्रॉम हिज पास्ट इन इंडिया वाइल लोकेटेड अब्रॉड। वो अब्रॉड में है लेकिन वो इंडिया में जो अपने इवेंट्स हैं पास्ट में जो हुआ है उसको वो याद कर रहे हैं। ही ट्राइज टू रिकन्स्ट्रक्ट दीज इवेंट्स, to make sense of them, to rearrange them in such a manner as to help consolidate his present identity. तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, इन इवेंट्स को जो कुछ हुआ उनको वो रिकन्स्ट्रक्ट, दोबारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, उनको सेंस कर रहे हैं, उनको फिर से रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो प्रेजेंट आइडेंटिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। But in the process, his attitude to his past is revealed to be neither sentimental nor nostalgic. But इस प्रोसेस में ये जो ये कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं या उसको सेंस कर रहे हैं, उन इवेंट्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस में उनका जो एटीट्यूड है वो उनका पास्ट के लिए जो उनका एटीट्यूड है वो पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, वो रिवील हो जाता है। ना तो वो किस तरह का पास्ट है, वो है ना तो सेंटिमेंटल है, ना तो वो नॉस्टैल्जिक है, बट कूली अलूफ एंड आयरॉनिक। तो उनका जो इस प्रोसेस में जब वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं ना, तो वो एक तरह से उस चीज़ से डिटैच होने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो उसको याद करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, है ना। कैजुअली वो कूली मतलब कैजुअली, अलूफ मीन्स डिटैच्ड, और आयरॉनिक तो पता ही है आपको कि क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, उस तरह से वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। Somehow, as is usually the case in such reconstructions, the present कहाँ से थे हम, ये कर रहे थे। Somehow, as is usually the case in such reconstructions, the present self gains at the expense of the past. Its own insecurities showed up by deflating or dissecting the memory that triggered off the reflection. ये बोल रहे हैं somehow, कैसे भी ऐसी रिकन्स्ट्रक्शन एज यूजली द केस, जब भी हम अपने पास्ट को याद करते हैं ना, या उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो जो प्रेजेंट सेल्फ है, हमारा जो प्रेजेंट है, जो हम अभी सोच रहे हैं, है ना, वो हमारे पास्ट की एक्सपेंस, पास्ट के जो फीलिंग्स हैं उन पे डिपेंड करता है। इट्स ओन इनसिक्योरिटीज़। तो जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं ना, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, है ना, शोड अप, वो पिकअप हो जाती हैं, वो उभर जाती हैं। कैसे उभर जाती हैं, जब हम अपने बाय डिफ्लेटिंग और डायसेक्टिंग द मेमोरीज, जब हम उन मेमोरीज को बहुत ही डायसेक्ट करते हैं या बहुत ही उनको मतलब बहुत उजागर करते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उनको उधेड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती हैं। द ट्रिगर्ड ऑफ द रिफ्लेक्शन,
और जिससे क्या है ना, रिफ्लेक्शन जो सोच है, जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, वो और ट्रिगर ऑफ, वो सेट ऑफ, वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम अपने पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कई बार ना हमें अच्छा लगता है, हम बैठ के सोचते हैं चलो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, पुराने दिनों को याद करते करते वो कुछ ऐसी यादें सामने आ जाती हैं जो कि हमें, जिनसे हमें अच्छा नहीं लगता, हम अलूफ़ कैजुअल उनसे हम दूर जाना चाहते हैं, या हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अरे उस टाइम पे ऐसा हो गया, वो आयरॉनिक हो जाता है, कई बार मजाक सा बनने लग जाता है कई बार ना, ऐसी चीज़, ऐसी ये बता रहे हैं रामानुजन कि उन्होंने पुरानी चीज़ों को याद किया और फिर उनको उन चीज़ों को याद करके अच्छा नहीं लगा। तो इसमें पोएम में उन्होंने क्या याद किया, चलो अब पढ़ते हैं। द पोएम 23 लाइन्स लॉन्ग इज एन इरेगुलर मीटर। देयर आर टू करेक्ट sorry, there are two characters in this poem, a boy and his female cousin, and there is the narrator who is most probably the boy himself. अब नरेटर एक लड़का है और एक लड़की उसकी कज़न है, और जो बॉय है वो खुद ही बता रहा है ये। नोट दैट दिस नरेटर डजंट से आई व्हेन ही रेफर्स टू द बॉय बट ही। जब भी वो ये बता रहा है ना, तो वो ऐसे नहीं बोल रहा है, आई यूज़ नहीं कर रहा, वो ही यूज़ कर रहा है। दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ द काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग एंड डिटैचमेंट। और ये क्लियर साइन किस चीज़ का है कि वो ही यूज़ कर रहा है, मतलब वो डिटैच्ड है उस फिगर से, उस करेक्टर से जो कि पास्ट में था, वही जो पास्ट में था उससे वो डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ही यूज़ कर रहा है, वो अपना नाम नहीं ले रहा। एज इन मैनी ऑफ दिस मेमोरी पोएम्स देर इज़ अ देन एंड नाउ, बिफोर एंड आफ्टर। मेमोरी पोएम्स जो होती है ना, उसमें ऐसे ही देन, नाउ, बिफोर या आफ्टर ही यूज़ किया जाता है, इसलिए इस पोएम में भी ऐसा ही है, इन दिस पोएम एज वेल। ओके, a scene is described when the boy is 6 or 7 and his cousin 4 or 5. They are on a village swing, sitting against or facing each other, as children sometimes do when they double up on a swing. जब एक झूले पे बैठते हैं ना, तो डबल अप मतलब दो लोग अगर एक झूले में बैठते हैं तो ऐसा करते हैं ना, फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। There is an adult imposition of sexuality on this pubescent scene. Pubescent scene मतलब वो जो बच्चा है वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो छोटा है, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है, उसको एक फीलिंग है सेक्सुअलिटी की। द चिल्ड्रन फील ईच अदर बट दिस इज़ प्रोबेबली इनोसेंट एज द पोइट सेज। वो फील करते हैं एक दूसरे को। द इम्पैक्ट, ये फीलिंग जो है ना, ये सेक्सुअल फीलिंग है। द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम कम्स फ्रॉम what's happened to the cousin. Okay, the little girl who was innocent about feeling her cousin or climbing up a tree. द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम कम्स। अच्छा, इसमें इम्पैक्ट, पोएम का इम्पैक्ट कब आता है, मतलब कब हम इस चीज़ को फील करते हैं, इस पोएम को मीन्स बोलते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड फीलिंग आती है ना, वो कब आती है इसमें, कि एक कज़न, जो कज़न है उसको क्या फील हो रहा है ना। लिटिल गर्ल है, वो इनोसेंट तो है, बट शी हैज़ ऑल्सो फीलिंग्स ना। तो वो जो है, जब अपने कज़न को फील करती है या वो एक पेड़ पे चढ़ती है, तो ये एक थ्रेशोल्ड फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग है जो कि पोएम को एक इम्पैक्ट देती है कि पोएम में हो क्या रहा है। द पोइट सेज दैट द गर्ल, नाउ अ ग्रोन वुमेन, इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस बट इट्स इनोसेंस इज़ ऑल गॉन। वो कह रहा है कि जब उसको ये फीलिंग हुई थी ना, एक्सपीरियंस किया था उसने पहली बार ये सब, तो उसको तो इनोसेंट थी, उसको पता नहीं था। बट अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है, ग्रोन अप वुमेन है, एंड ग्रोन वुमेन है, एंड वो फिर भी वो इस तरह के एक्सपीरियंस को फील करना चाहती है, तो बट उसकी इनोसेंस अब जा चुकी है। देर इज़ एन एयर ऑफ डिसअप्रूवल इन द पोइट्स टोन एज ही डिस्क्राइब्स her dislike in cities with say 15 suburbs and the clearly ironic repetition of innocent in the line 17. ओके, अब पोइट जो है ना इस चीज़ से खुश नहीं है, जब वो ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि अब तो वो बड़ी हो गई है, बट उसको ये एक्सपीरियंस चाहिए, अब उसकी इनोसेंस भी जा चुकी है, तो उनको ना अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़, है ना।
पोइट की जो टोन है वो डिसअप्रूवल है, उसमें एक डिसलाइक है, या एक्ट ऑफ एग्रेशन है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं जब भी वो ये बात बोल रहे हैं कि जो लड़की है, जो कज़न है, वो बड़ी सिटी में रह रही है, जिसके इस सिटी के अंडर 15 सबर्ब्स हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, और ये क्लियरली आयरॉनिक रेपिटेशन है, एक तरह से आयरनी है ऑफ इनोसेंट इन लाइन 17। तो इनोसेंस भी जा चुकी है उस लड़की की। द पोएम एक्चुअली डेविएट्स इन द एंड विद मोर अटेंशन पेड टू द ट्री देन टू द कज़न। अब शिफ्ट कहाँ से, कज़न से वो जो फोकस है वो किस तरफ चला जाता है, ट्री की तरफ चला जाता है। द ट्री, a fig tree, becomes a magnified symbol of fertility, ready to burst under every leaf into a brood of scarlet figs. देखो गर्ल जो है, दैट इज शी इज ऑल्सो अ सिंबल, शी इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। वैसे ही वो लड़की से हटके अब कहाँ चले गया, कहाँ चले गए हैं, ट्री की तरफ बात कर रहे हैं। और ट्री किस चीज़ कर रही है, फिग ट्री है ना, जो कि एक मैग्नीफाइड बहुत बड़ा सिंबल है फर्टिलिटी का। वो बोल रहा है कि वो मतलब वो रेडी टू बर्स्ट अंडर एवरी लीफ, हर लीफ के अंदर जैसे कि फिग होता है ना, वो बर्स्ट होने के लिए तैयार है। इनटू अ ब्रूड ऑफ स्कारलेट फिग्स। द लास्ट लाइन, अब इसमें एक ना लास्ट लाइन है, इफ़ समवन सडनली स्नीज्ड, हमने पढ़ी थी, इफ़ समवन सडनली स्नीड इज सेट ऑफ एंड देयरफॉर अट्रैक्ट टू मच अटेंशन टू इटसेल्फ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, एक ऐसी लाइन है जिसकी तरफ सबका ध्यान चला गया है। अच्छा, इसमें ये लाइन जो है ना, ये रामानुजन जी ने लिखी है, और ये एक बहुत ही इंक्लूसिव नोट है जो कि रामानुजन लिखते ही हैं अपनी पोएम्स में, इस तरह की कुछ लाइन्स है ना। तो चलो यहाँ पे हम अपने फिनिश करते हैं इसको। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको थोड़ी बहुत ये समझ आई होगी, मैंने तो पूरी कोशिश की इसको समझाने की यार। ओके, थैंक यू सो मच।